हाँ भाई, करेंगे स्टार्ट अपन तो। देखो, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने मौर्य साम्राज्य देखा था। मौर्य साम्राज्य के बाद आज अपन बात करेंगे मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का तात्पर्य क्या होता है? यानी कि मौर्यों के बाद वाला टाइम ड्यूरेशन, यानी कि मौर्यों के बाद का जो समय है वो कहलाता है मौर्योत्तर काल। मौर्य के टाइम पे अपन ने कहा था कि बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण हो जाता है, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक, ठीक है, वहां से लेकर के ईरान, सॉरी, वहां से लेकर के इधर पश्चिमी बंगाल तक, ठीक है, ऊपर उत्तर से लेकर के नीचे दक्षिण तक, श्रीलंका को यदि अपन छोड़ दें तो इतने संपूर्ण क्षेत्र के ऊपर किसका क्षेत्र राज्य था? मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, ये किसकी तरफ से आ गया आज? अरे बस बहुत, अरे मैं खांसी हो रही है। नहीं 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 नहीं, खांसी हो रही है बेटा, खांसी। कौन? हाँ भाई, इधर देखो, खाने में ध्यान है तुम लोगों का यार। बैठ जा बैठ जा। देखो, मौर्योत्तर काल के अंदर अब वापिस पूरा पूरा जो साम्राज्य था, यानी कि जो पूरे पूरे भारत के ऊपर एक राजा राज कर रहा है, अब यहाँ पे एक राजा की जगह बहुत सारे राजा छोटे छोटे क्षेत्रों के ऊपर राज करने की बात अपन करते हैं। ठीक है, मौर्योत्तर काल के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य नहीं रहता है, कुछ छोटे छोटे राजा भी निकल करके आते हैं, कुछ देसी भी आते हैं और कुछ विदेशी भी आ जाते हैं। तो इसी में अपन बात करते हैं, दो प्रकार के राजाओं के बारे में अपन देखेंगे। एक आते हैं आपके देसी राजवंश, एक आता है विदेशी राजवंश। एक देसी राजवंश और दूसरा कौन सा है? विदेशी राजवंश है। देसी राजवंशों में अपन बात कर लेते हैं, तो देसी राजवंश में सबसे पहले वंश आएगा आपका सुंग वंश। कौन सा वंश? सुंग वंश। सुंग वंश के बाद जो नेक्स्ट वंश आता है वो आता है कण्व वंश। कण्व के बाद आता है सातवाहन वंश। एक आता है चेदी या एली वंश, चेदी या एली राजवंश। इसी प्रकार से विदेशियों की बात करते हैं तो इसमें आता है हिंद यूनान, या इसी को अपन बोलते हैं इंडो ग्रीक। एक आता है आपका शक, एक आता है आपका पहलव और एक आता है आपका कुषाण। समझना इस चीज को, यानी कि जो पूरा भारत है उस भारत के ऊपर देसी राजवंश के लोग भी, यानी कि देसी का मतलब है भारत के लोकल राजा, और विदेशी राजवंश का मतलब है जो बाहर से लोगों ने भारत के ऊपर अटैक किया है और वो राजा बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दो पार्ट में सिस्टम पढ़ेंगे अपन, एक है देसी, एक है विदेशी। देसी में पहला जो राजवंश आता है वो आता है सुंग वंश। ठीक है, जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म होता है उसके बाद जो अगला साम्राज्य आएगा वो कौन सा है? सुंग वंश है। लेकिन सुंग वंश का जो साम्राज्य है वो जितना मौर्य साम्राज्य हुआ करता था उतना नहीं है। ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य में तो पूरा पूरा अखंड भारत की अपन बात करते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में किसकी बात करते हैं अपन? अखंड भारत की अपन बात करते हैं। लेकिन अब ये अखंड भारत ना रह करके कुछ सिकुड़ जाता है, सिमट जाता है। अपने अपने जो इनके सामंत हुआ करते थे वो अपने आप को स्वतंत्र होना घोषित करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ जगहों पे विदेशी जो होते हैं वो भारत के ऊपर अटैक करके उन क्षेत्रों में कब्जा कर लेते हैं। ये सीन है। तो अपन को इन सबको एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा इनके बारे में डिटेल में नहीं देखना है, जो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहला आता है आपका सुंग वंश। पहला कौन सा है? आ जाओ, आगे आ जाओ। सुंग वंश की अपन, क्या ये लिखा नहीं? लिखो तो। कण्व। तू ले। लिख लिया क्या? हाँ। तब देखो, सबसे पहला आता है आपका सुंग वंश। सुंग वंश की अपन बात करते हैं तो इसका संस्थापक जो आता है, संस्थापक कौन है? तो संस्थापक का नाम आता है पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग। ये कैसा राजवंश है? तो ये एक ब्राह्मण राजवंश है। कैसा राजवंश है? ब्राह्मण राजवंश है।
ठीक है, देखो अपन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था, बिंदुसार ने आजीवक धर्म अपना लिया था, उसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो हिंदू धर्म कहीं ना कहीं गर्त की तरफ जा रहा था। तो हिंदू धर्म को पुनः ऊपर उठाने के लिए एक राजा का नाम आता है पुष्यमित्र शुंग। ये खुद एक ब्राह्मण था और बौद्धों से इनसे ये नफरत किया करता था। ठीक है, यानी कि जो बौद्ध धर्मों के ग्रंथ आते हैं तो उन बौद्ध धर्म ग्रंथों के अंदर शुरुआत में इसको पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया है, क्योंकि इसने बहुत सारे स्तूप वगैरह जो होते हैं उनको नष्ट करवा दिया था, तुड़वा दिया था। जितने भी बौद्ध स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे उन बौद्ध स्ट्रक्चर्स को इसने क्या कर दिया था, तुड़वाने का कार्य किया था। इसलिए इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, बौद्ध द्रोही कहा गया है, यानी कि बौद्धों का दुश्मन कहा गया है। ठीक है, लेकिन बाद में इसको लगता है कि यार अपन ये काम क्यों कर रहे हैं, गलत बात है। तो ये सोचता है कि अपन को भी सेकुलर होना चाहिए। तो ये जो सांची का स्तूप होता है उसके चारों तरफ रेलिंग लगवाने का काम करता है, और भरूच का जो स्तूप होता है उसकी तरफ पहले लकड़ी का बना हुआ होता था भरूच, उसको क्या करता है, पत्थर का बनवाने का कार्य करता है। तो ये दो काम है जो अपवाद देखने को मिलते हैं कि एक तो ये बौद्ध द्रोही हुआ करता था तो फिर इसने ये काम क्यों किए। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसने बाद में अंतिम समय में जाकर के इसको लगा होगा कि यार अपन गलत कर रहे हैं, तो इसने ये दो कार्य करवा दिए थे। ठीक है, इसने हिंदू धर्म को वैदिक धर्म घोषित कर दिया, राजकीय धर्म घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, राजकीय धर्म किसको बनाया है, वैदिक धर्म को। किसने, राजकीय धर्म किसको बनाया है इसने, वैदिक धर्म को। ठीक है, वैदिक धर्म को क्या घोषित कर दिया, राजकीय धर्म, यानी कि जो राज्य का धर्म है वो कौन सा है, वैदिक धर्म है। और राजकीय भाषा जो घोषित करी वो कौन सी कर दी इसने, राजकीय भाषा कौन सी बना दी है, तो वो बना दी थी संस्कृत। ठीक है, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी पहले पाटलिपुत्र हुआ करती थी ना, अब वो राजधानी चेंज होकर के आ जाती है विदिशा। राजधानी चेंज होकर के क्या आ गई है, विदिशा। और विदिशा कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। यानी कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी जो है वो कौन सी है, तो वो है विदिशा, और ये कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसके दरबारी विद्वानों की अपन बात करें तो इसके विद्वानों के अंदर नाम आता है सबसे पहले पतंजलि का। ठीक है, और एक नाम आता है, आप लोगों ने सभी ने सुन रखा है, मनु। मनु, मनु स्मृति वाले है ना। पतंजलि ने जो ग्रंथ लिखा वो था महाभाष्य, और मनु ने जो लिखा है वो है मनु स्मृति। तो अगर आपसे पूछ ले मनु स्मृति कौन से जमाने की रचना है, तो वो इन्हीं के जमाने की रचना है। ठीक है, क्या याद रह जाएगा, मनु कौन के जमाने की ऋषि थे, पुष्यमित्र शुंग के जमाने के व्यक्ति थे। मनु स्मृति की रचना इन्होंने करी है। और पतंजलि जो थे इनके राजपुरोहित हुआ करते थे, और इनसे 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार किया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, 2 बार क्या किया है, अश्वमेध यज्ञ किया है। और उस अश्वमेध यज्ञ का प्रधान पुरोहित कौन है, तो वो है पतंजलि। जो पंडित होता है ना यज्ञों के अंदर सबसे प्रधान, तो वो पंडित कौन है, पतंजलि है। क्लियर है क्या, सिंपल सी बातें हैं। इसके अलावा और क्या बातें हैं, तो इसके अलावा बात करते हैं कि सैन्य अभियानों की या विदेशी आक्रमणों की। सैन्य अभियान या विदेशी आक्रमण, इसमें इसके ऊपर 2 विदेशी आक्रमण होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों इंडो ग्रीक है। एक का नाम आता है डेमेट्रियस और एक का नाम आता है मिनांडर। ये दोनों क्या है, इंडो ग्रीक है। ये दोनों क्या है, इंडो ग्रीक है। इन दोनों ने अटैक किया है किसके ऊपर, पुष्यमित्र शुंग के ऊपर किया है, लेकिन दोनों के दोनों ही क्या रहे, असफल। असफल आक्रमण है, मतलब ये दोनों के दोनों ही हार जाते हैं। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन दोनों ही हार जाते हैं। और जो ये मिनांडर होता है ये नागसेन के साथ में वाद विवाद करता है। नागसेन कौन है, तो बौद्ध भिक्षुक है। नागसेन कौन है, बौद्ध भिक्षुक है। इसके साथ नागसेन के साथ वाद विवाद में हार जाता है, के साथ वाद विवाद में हार कर बौद्ध धर्म अपना लेता है। कौन सा धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। और इसकी जो जानकारी अपन को मिलती है वो एक पुस्तक आती है बौद्धों की ही, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो पुस्तक से अपन को इसके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जानकारी कहां से मिलती है, मिलिंद पन्हो पुस्तक से जानकारी मिलती है कि भाई इन दोनों ने आपस में वाद विवाद किया था। उस वाद विवाद के अंदर मिनांडर पराजित होकर के कौन सा धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। क्लियर है क्या, मिलिंद पन्हो नागसेन ने ही लिखी है। इन दोनों का जो वाद विवाद हुआ वो वाद विवाद का जिक्र किया गया है, और बाद में मिनांडर ने ही अपना नाम मिलिंद रख लिया है। जो मिलिंद कहा गया है वो किसको कहा गया है, मिनांडर को ही कहा गया है। मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपना नाम परिवर्तित करके क्या रख लिया है, मिलिंद रख लिया है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो होता है, पुष्यमित्र शुंग ने अभी मैंने आपको बताया था 2 काम करे हैं। कौन कौन से, पहला तो सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप के बाहर रेलिंग लगवाई है, के बाहर क्या लगवाई है, रेलिंग लगवाई है। और दूसरा काम क्या किया है, भरूच का स्तूप, भरहूत के स्तूप का पुनः निर्माण किया है। ठीक है, ये 2 काम इसने किए हैं। इसका पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा था, पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा है उस बेटे का नाम आता है अग्निमित्र। अगला शासक कौन सा है, अग्निमित्र।
दूसरे नंबर का शासक कौन है? अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है आपको। क्या फैक्ट याद रखना है? कालिदास ने इनके लिए मालविका अग्निमित्रम नाटक की रचना करी। ठीक है, इनके लिए नहीं, इनके ऊपर कर लो ना, इनके ऊपर। मतलब जो कालिदास है वो इनके जमाने के आदमी नहीं है, कालिदास गुप्त काल के हैं। कौन से काल के हैं? गुप्त काल के हैं। बाद में उन्होंने इनके बारे में स्टोरी लिखी, एक नाटक ग्रंथ जिसको अपन बोलते हैं, वो नाटक लिखा है। उस नाटक का नाम क्या है? मालविका अग्निमित्रम। क्या नाम है? मालविका अग्निमित्रम। और मालविका अग्निमित्रम के रचयिता कौन है? कालिदास हैं। तो कालिदास ने किसके ऊपर लिखा है? अग्निमित्र। तो अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। ठीक है, शुंग वंश का अगला शासक था। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक 9वें नंबर का राजा आता है भागभद्र। 9वें नंबर का है, 9वें नंबर का शासक है भागभद्र। भागभद्र के जमाने के अंदर एक यवन राजदूत आता है। उस यवन राजदूत का नाम है हेलियोडोरस। क्या नाम है? हेलियोडोरस। इस हेलियोडोरस ने भारत में आकर के भागवत धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपनाया? भागवत धर्म अपनाया। ठीक है, और विदिशा इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो विदिशा में एक ये स्तंभ लगवाता है, गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख लगवाता है ना। गरुड़ स्तंभ लेख लगवाने का कार्य करता है। कौन करता है? हेलियोडोरस। किसके जमाने में? भागभद्र के जमाने में। भागभद्र कौन है? शुंग वंश का 9वें नंबर का राजा है। ठीक है, क्लियर है क्या? इसके जमाने में एक यवन राजदूत भारत आया था। उस यवन राजदूत का नाम क्या है? हेलियोडोरस है। क्या? अरे नहीं आएगा समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं बताता हूं। पहले अपन ने पढ़ा कौन सा? पुष्यमित्र शुंग पढ़ा। पुष्यमित्र शुंग की औलाद का नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में आपको एक ही बात याद रखनी है कि इसके एक प्रेम कहानी थी। इसकी एक लुगाई हुआ करती थी मालविका, उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग चलता था। उस प्रेम प्रसंग के ऊपर कालिदास ने एक रचना करी है। उस रचना का नाम है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। ठीक है, हाँ। दूसरी बात, अग्निमित्र के बाद में और भी कुछ शासक बने होंगे। उनमें जब 9वें नंबर का एक शासक आता है भागभद्र। कौन सा है? भागभद्र। भागभद्र के जमाने की क्या घटना हुई है कि इसके जमाने में एक यवन का राजदूत आता है भारत के अंदर। उस व्यक्ति का नाम है हेलियोडोरस। ठीक है, और ये हेलियोडोरस जो था वो भारत में आकर के भागवत धर्म को अपना लेता है, यानी हिंदू धर्म। भागवत धर्म कौन सा धर्म होता है? हिंदू धर्म होता है, विष्णु भगवान वाला। तो विष्णु भगवान का वाहन क्या है? गरुड़। तो विदिशा के अंदर इसने गरुड़ स्तंभ लेख लगवाया था। ठीक है, विदिशा में। कहां पे लगवाया? विदिशा में। ये बात याद रखनी बस। ठीक है, अरे प्रेम प्रसंग क्या होता है कि अग्निमित्र जो था उसके साथ में इसका चक्कर चल रहा था, और क्या था? ये इसी के दोस्त की बहन थी, मालविका जो थी। ठीक है, उसके ऊपर जब अटैक होता है तो उसको ला करके इसके पास में रख दिया जाता है, ये इसकी हेल्प वगैरह करता है तो प्यार हो जाता है। ठीक है, यही बातें हैं। हाँ, ठीक है ना। अब इसका जो अंतिम शासक है, उस अंतिम शासक का नाम है देवभूति। क्या नाम है? अंतिम शासक कौन है? देवभूति है। और इस देवभूति की हत्या कर दी जाती है वासुदेव कण्व द्वारा। इसकी हत्या कौन कर देता है? वासुदेव कण्व। तो अगला वंश स्टार्ट हो जाएगा, कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश जो है, देवभूति की जो हत्या करेगा वो वासुदेव कण्व द्वारा हत्या। वासुदेव कण्व द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब अंतिम शासक है इसका मतलब अगला वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला वंश स्टार्ट होता है कण्व वंश। ये भी कैसा राजवंश है? तो ये भी ब्राह्मण राजवंश था। ये भी कैसा है? ब्राह्मण राजवंश है। और इसका संस्थापक कौन है? तो वासुदेव कण्व है। कौन है? वासुदेव कण्व। देखो ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं जो लिखेंगे अपन, फालतू की चीजों को नहीं लिखेंगे, है ना। कण्व वंश का आपसे पूछ सकता है तो संस्थापक पूछ सकता है, नाम बता दोगे आप, वासुदेव कण्व। हालांकि इसका अंतिम शासक सुशर्मा या सुस्मी होता है, जिसकी सिमुक द्वारा हत्या कर दी जाती है। और सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो राजवंश आएगा वो कौन सा है? सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश का जो संस्थापक है उसका नाम है सिमुक। क्या है? सिमुक। गैर कानूनी है, ये कुछ कुछ छूट मिली हुई है इनको। जैसे अपन
बूचड़ खाने इनको परमिशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपने भैंस को काट दिया आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बूचड़ खाने में जाकर के भैंस को काटा जा सकता है। छूट इसलिए मिली है क्योंकि मांस का भक्षण इंसान करता है, मांस खाने के लिए खाना जो भोजन के रूप में देखा जाता है, तो इसलिए कुछ ऐसी स्पेशल कैटेगरी होती है जिनका आप मांस का खा सकते हो या उनको आप काट सकते हो। ठीक है। हाँ तो वो तो हिरन को तो कोई भी नहीं काट सकता है, कोई नहीं मार सकता है, वो तो वैसे ही जंगली जानवर है। जंगली जानवरों को तो आप काट ही नहीं सकते हो। ये जो पालतू जिनको खाने योग्य होते हैं, जैसे कि आपके बकरा हो गया या मुर्गी हो गया, इनको आप काट सकते हो। ठीक है। संस्थापक देखो, अब ये काटने वाली बात यहाँ कहाँ से आ गई। अच्छा ठीक है भैया, परमिशन जैसे बूचड़ खाने जो होते हैं ना, उन बूचड़ खानों के लिए स्पेशल परमिशंस दी जाती है कि आप इन इन जानवरों का मांस। ऐसे तो देखो, आप लोग जो जूते पहनते हो, इधर सुनना, आप लोग जो जूते पहनते हो, इन जूतों के अंदर चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है, तो चमड़ा कहाँ से आता है, वहीं से आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि उद्योग धंधे या व्यवसाय के लिए भी कंपलसरी है, तो इसलिए भी अपन उनको कुछ जानवरों को मारने की परमिशन तो है, लेकिन वो सिर्फ बूचड़ खाने वालों को है। ऐसा नहीं है तुमने उठा करके मार दिया, लाइसेंस ही तो है। बूचड़ खाने वालों के पास लाइसेंस ही तो होते हैं। अब देखो, भारत देश है, हमारा देश महान है। क्यों महान है? क्योंकि बहुत सारे बिना लाइसेंस के भी काम करते हैं। ठीक है, पैसे दे करके, वो गैर कानूनी है? वो तो गैर कानूनी है, उनको पर कभी भी कार्रवाई करके छापा पड़ सकता है, तो उनको जेल हो सकती है। वो पढ़ने के लिए पहले पुलिस वालों को पैसा खिला देते हैं वो। ठीक है, ये बात है। लेकिन अपने टॉपिक पे आते हैं अपन, सातवाहन राजवंश की अपन बात कर लेते हैं। संस्थापक कौन है इसका? सिमुक है। ठीक है, इनकी जो राजधानी बनती है वो बनती है प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। इधर देखना, सातवाहन राजवंश की अपन बात कर लेते हैं। लिख लिया क्या? सातवाहन राजवंश को अंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश को ही क्या कहा जाता है? अंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखना, अभी लिख लिया क्या? करवा सकते हो। बंदर को क्या, अभी थोड़े बहुत दिन पहले एक व्यक्ति ने चूहे को मारा था। चूहे चूहे को मारने की वजह से उसको जेल हो गई। उसने क्या, चूहे को, वीडियो वायरल हुआ था, सड़क के ऊपर बाइक से बार बार में आगे पीछे करके उस चूहे को कुचल दिया था। ठीक है, तो इस वजह से उसको भी जेल हो सकती है। हाँ, चोरी छुप के आप पिंजरे में बंद करके मार दो, एक अलग वो बात है घर के अंदर। ठीक है, वो गैर कानूनी तो है ही। हाँ, अब वीडियो बन के पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। इधर देखो, ये साउथ वाला पार्ट पड़ता है आपका। ठीक है, देखो ऊपर वाला मैंने बनाया नहीं है ना, ऐसे में सोचना सर ने नुकसान वो कर दिया है, चित्र बिगाड़ दिया ना। मैंने ऊपर वाला ज्यादा बनाया नहीं, जम्मू कश्मीर वगैरह। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, ये गुजरात वाला एरिया है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है। तो जो सातवाहन वंश था, राज हुआ करता था, वो इस तरीके से हुआ करता था। ठीक है, सातवाहन वंश का राज है वो इस तरीके से हुआ करता था। बाद में इसके ऊपर अटैक किया जाता है ऐसे। जब इसके ऊपर ऐसे अटैक किया जाता है तो ये सिस्टम शिफ्ट हो जाता है नीचे की तरफ। नीचे आंध्र प्रदेश पड़ता है ना, आंध्र प्रदेश की तरफ ये जब शिफ्ट होता है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? अंध्र सातवाहन वंश पड़ गया। ठीक है, मतलब ये ऊपर से इसको शक जो राजा अभी अपन देखेंगे, वो इसको पराजित करके नीचे की तरफ धकेलते हैं। नीचे की तरफ धकेलने की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? अंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सातवाहन वंश की। तो सातवाहन वंश के अंदर जो सबसे पहला प्रतापी शासक जो होता है, ऐसे तो बहुत सारे राजा बनेंगे, अपन को हर किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। पहला जो प्रतापी शासक है उसका नाम आता है सातकर्णी या सप्तकर्णी। सातकर्णी या सप्तकर्णी। ठीक है, सातकर्णी या सप्तकर्णी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है? तो इनकी एक पत्नी हुआ करती थी, पत्नी का नाम आता है नागनिका। पत्नी का नाम क्या है? नागनिका। इनकी पत्नी का जो थी, पत्नी जो थी, उस पत्नी ने एक अभिलेख लगवाया। उस अभिलेख को बोला जाता है नाना घाट अभिलेख। कौन सा अभिलेख लगवाया? नाना घाट अभिलेख। इस नाना घाट अभिलेख के अंदर अपन को वर्णन देखने को मिलता है सातकर्णी या सप्तकर्णी का, कि ब्राह्मणों को सबसे पहले जो भूमि दान देने की प्रथा शुरुआत की गई, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भू दान देने की प्रथा की शुरुआत। क्योंकि आपने जितनी भी कहानियां पढ़ी उसमें ऐसे तो पढ़ा एक गरीब ब्राह्मण। ठीक है, हाँ ठीक है। इधर देखो, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी अभी अपन ने देखा था पुष्यमित्र
शुंग। इधर देखो, इससे पहले अपन ने देखा था पुष्यमित्र शुंग जो कि एक महान ब्राह्मण राजवंशी था, ठीक है। और ये जितने भी राजवंश हैं वो सब अपने आप को ब्राह्मण कहने की कोशिश करते हैं, ये आपने देखा होगा, नोट किया होगा, ठीक है। जो चौहान है वो भी अपने आप को क्या कहते हैं, घटियाला अभिलेख के अंदर क्या कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार भी अपने आप को क्या बोलने की कोशिश करते हैं, ब्राह्मण बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, इनकी पत्नी का नाम नागनिका आता है। नाना दर्ज करवाया होगा इसने, कुछ दरवाजा दरवाजा बनवाया होगा, तो इसलिए इसने अपना नाम लिखवा दिया, ठीक है। किसने लिखवाया है, सातकर्णी या सप्तकर्णी ने, ठीक है। इसके बाद में जो अगला राजा बनता है इनमें वो आता है, नाम है उसका हाल। हाल जो था, इसने विद्वानों का आश्रयदाता था, ये विद्वानों का आश्रयदाता। और इसकी एक पुस्तक आती है गाथा सप्तसती। इसकी पुस्तक कौन सी है, गाथा सप्तसती। और ये कौन सी भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है, प्राकृत भाषा के अंदर है, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट आता है आपका हाल के बाद में गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। नेक्स्ट कौन है, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। इधर देखना, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम लगाना शुरू किया। अपने, हाँ हाँ हाँ, अपने नाम से पहले अपनी मां का नाम लगाना शुरू किया, अपनी मां का नाम लगाना शुरू, ठीक है। और क्या किया है, तो इसने शक शासक था, एक शक शासक नहपान, ठीक है। कहां का था, नासिक का। नासिक के शक शासक नहपान को पराजित किया। किसको पराजित किया है, नहपान को पराजित किया है। और इसकी जो जानकारी अपन को मिलती है वो कैसे मिलती है, तो एक जोगलथंबी स्थान पड़ता है, जोगलथंबी, जोगलथंबी नामक स्थान से प्राप्त 8,000 चांदी के सिक्कों से, 8,000 चांदी के सिक्के। इन सिक्कों पे एक तरफ नहपान की फोटो है, तो एक तरफ किसकी है, गौतमी पुत्र सप्तकर्णी की है। इधर देखना, इधर सुनो मेरी बात। गौतमी पुत्र जो सप्तकर्णी है, इसने अपनी नाम से पहले, यानी कि जो नाम है उससे पहले अपनी माता का नाम लगाना शुरू किया है, कर दिया। इसने एक शक शासक हुआ करता था, शक एक विदेशी जाति हुआ करती थी, विदेशी लोग थे मतलब ये, जो कि भारत में आकर के राज करते हैं। उनमें से एक नासिक का शक शासक था नहपान। उस नहपान को पराजित किया है इसने। किसको पराजित किया है, नहपान को। और इस बात की जो ये पराजित किया है, इस बात की जानकारी अपन को मिलती है जोगलथंबी नामक एक स्थान है महाराष्ट्र के अंदर, वहां से प्राप्त 8,000 चांदी के सिक्कों से। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि नहपान के जो चांदी के सिक्के अपन को प्राप्त हुए हैं 8,000, वो कौन सी जगह से मिले हैं, जोगलथंबी नामक स्थान से मिले हैं, ठीक है। कितने सिक्के मिले हैं, 8,000 चांदी के सिक्के मिले हैं। और इन सिक्कों से अपन को पता चलता है कि गौतमीपुत्र सप्तकर्णी ने नहपान को पराजित किया था, ठीक है। इसके बाद में इसका बेटा बनता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इसके अलावा इसी ने एक काम और किया था, वेणकटक, या इसी को आज नासिक कहते हैं, क्या बोलते हैं, नासिक। वेणकटक नगर की स्थापना करी, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इसने रुद्रदामन की बेटी के साथ विवाह किया था, रुद्रदामन की बेटी के साथ विवाह। रुद्रदामन ने इसको 2 बार पराजित भी करा था, लेकिन इसको समूल नाश नहीं किया, क्योंकि इसने अपनी बेटी का विवाह कर रखा था इसके साथ में। रुद्रदामन कौन था, तो रुद्रदामन भी एक शक शासक था। रुद्रदामन जैसे ये शक शासक है ना, ये नासिक का है, ठीक है, ऐसे ये मथुरा का शक शासक हुआ करता था, जिसने
अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के साथ। कौन से जमाने में? इसके जमाने में। बाद में जब ये तो मर गया, ये बना, तो रुद्रदामन ने इसके ऊपर अटैक करके कुछ एरिया इससे जीत लिया था, लेकिन इसका समूल नाश नहीं किया था क्योंकि इसकी बेटी के साथ में इसका विवाह कर रखा था। अंतिम शासक की अपन बात करते हैं। जो प्रतापी अंतिम शासक है उसका नाम आता है यज्ञश्री सप्तकर्णी। ये क्या है? अंतिम प्रतापी शासक है। व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी। व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी है ये। मतलब इसको व्यापार करने का और जो सैर सरापा होता है ना, कहां पे? समुद्रों के अंदर, नदियों के अंदर घूमने का शौक हुआ करता था। इसलिए इसके सिक्कों पर जहाज, मछली के चित्र देखने को मिलते हैं। इसके सिक्कों पे क्या देखने को मिलते हैं? जहाज के, मछली के, मछुआरों के, इनके चित्र देखने को मिलते हैं। किसके जमाने में? यज्ञश्री सप्तकर्णी के में। हम्म तुमको याद नहीं होते क्या? मेरे को तो पूरी हिस्ट्री रटी पड़ी है। अभी तो देखो और कैसे कैसे आएंगे। देखो, काम काम की चीजों को पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ाना नहीं है, मास्टर नहीं बनना है, ठीक है? मेरे को तो बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ती है, तो इसलिए मेरे को याद है क्योंकि मैंने बहुत सारे बैच पढ़ा दिए हैं। दूसरी बात, मैंने बहुत डीप पढ़ा है, इतिहास को बहुत डिटेल के अंदर देखा है, इसलिए मेरे को याद है। और मैंने प्रैक्टिस करी है, बार बार में पढ़ा पढ़ा करके बहुत सारे बैचों में अपन पढ़ाते हैं, तो इस वजह से याद हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में भी देखो मेहनत लगती है हर किसी चीज को, लेकिन अब हैबिचुअल हो गए, अब तो सारी चीजें याद हो जाती है, देखना ही नहीं पड़ता है, ठीक है ना? तो आप लोगों को सभी भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ इनको मोटा मोटी पढ़ना होता है, ठीक है? और मोटा मोटी पढ़ करके, जैसे कि मैंने जो चीज के ऊपर 2-3 बार गौर करके बोल देता हूं कि देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, उन पॉइंटों को थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना होता है, ताकि कभी भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपको सारी चीज एग्जैक्ट याद ना हो, लेकिन वहां पे वो 4 ऑप्शनों को अगर आप देखोगे तो उनमें से एक न एक लग जाएगा कि हाँ यार ये सर ने पढ़ाया था और इसका आंसर ये है, ठीक है? आपको किसी को पढ़ाना थोड़ी है जो एग्जैक्ट बिल्कुल सब कुछ याद होना चाहिए, आपको तो मोटा मोटी थोड़ा सा याद रह जाए, इतना ही करना है ना, है या नहीं है? ठीक है, तो बस ये वाली बातें याद रखनी है आपको, ठीक है? ठीक है, ये लिख लिया क्या? ठीक है, इधर देखो। इसके बाद अपन बात करते हैं चेदी या एली वंश की। चौथा नंबर का कौन सा है? चेदी या एली वंश। ये बेसिकली कलिंग वाला जो क्षेत्र है ना आपका, उड़ीसा वाला, उड़ीसा राज्य जो है, या कलिंग जिसको अपन बोलते हैं, सिर्फ वहां पे फैला हुआ था, ज्यादातर नहीं था। इसके अंदर जो प्रतापी शासक आता है वो आता है, नाम सुना होगा आपने, कलिंग नरेश खारवेल। सुना है ना? कलिंग नरेश खारवेल। सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, कलिंग नरेश खारवेल। क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने एक अभिलेख लगवाया है, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख लगवाया है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उड़ीसा में भुवनेश्वर पड़ता है। भुवनेश्वर के पास में अगर 8 मील और जाओगे आप, तो वहां पे एक उदयगिरी की पहाड़ी पड़ती है, उस उदयगिरी की पहाड़ी पर ये लेख लगा हुआ है। इस हाथी गुम्फा अभिलेख के अंदर ये जो चेदी वंश है, इसकी सभी जितने वंशावली है वो दे रखी है। यहीं से अपन को पता चलता है कि जब अशोक ने कलिंग नरेश नंदराज था उसके साथ युद्ध लड़ा था, तो कलिंग का शासक उस समय नंदराज हुआ करता था, ठीक है? तो वो सारी बात अपन को यहीं से ही पता चलती है, ठीक है? तो ये सारे के सारे हो गए आपके देसी राजवंश। क्लियर है? चारों के चारों देसी हो गए ना? इसके बाद आते हैं, अपन को सबको नहीं पढ़ना है क्योंकि मैंने मोटा मोटी जो है वो देसी वालों में ही लिखा दिया है। विदेशी में जैसे अपन किसको पढ़ेंगे, तो बात करते हैं सबसे पहले इंडो ग्रीक की। अपन बात करते हैं इंडो ग्रीक या हिंद यूनान, एक ही बात है। इंडो ग्रीक या हिंद यूनान दोनों एक ही बात है। इंग्लिश में इंडो ग्रीक बोलते हैं, हिंदी के अंदर हिंद यूनान कहते हैं, ठीक है? ये जो लोग थे पहले, बैक्टीरिया, जो अफगानिस्तान की तरफ जो बैक्टीरिया एक देश जगह पड़ती है, वहां पे राज कर रहे थे। वहां पे से इन्होंने भारत के ऊपर हमला किया। भारत में जब ये हमला करते हैं तो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, उस पाकिस्तान के आधे क्षेत्र में तो एक जना और आधे क्षेत्र में एक जना, इस तरीके से ये कब्जा कर लेते हैं। तो इनकी 2 शाखा आती है, एक डेमेट्रियस, एक यूक्रेटाइडस, ठीक है? एक कौन सी शाखा है? डेमेट्रियस, एक है यूक्रेटाइडस। डेमेट्रियस और एक है यूक्रेटाइडस। यूक्रेटाइडस,
डेमेट्रियस जो शाखा थी, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी सियालकोट, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है ना सियालकोट। और यूक्रेटाइडस वालों की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी तक्षशिला। इनकी राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। ये डेमेट्रियस इसका पहला राजा है। इसके बाद में इसमें दूसरा राजा होता है मिनांडर। दोनों का जिक्र मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले ही किया है क्या? यानी पुष्यमित्र शुंग के ऊपर इन दोनों ने अटैक किया था और दोनों के दोनों हार जाते हैं। मिनांडर कौन सा धर्म अपना लेता है? बौद्ध धर्म। तो दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से जो यूक्रेटाइडस ब्रांच थी, इस यूक्रेटाइडस ब्रांच के अंदर एक ही बात याद रखनी है, पहला राजा यूक्रेटाइडस है। इसके बाद में इसके अंदर एक राजा और बनता है, एंटियालकिड्स। कौन बनता है? एंटियालकिड्स। और एंटियालकिड्स ने अपना राजदूत भेजा है। इसने, इस ब्रांच ने कभी भी भारत के ऊपर अटैक नहीं किया। इस ब्रांच ने ही अटैक किया था। इस ब्रांच ने जब अटैक किया था तो क्या हुआ था? हार गए थे ये। अटैक किया था ना, हार गए थे दोनों। इसने अटैक नहीं किया। इसने, एंटियालकिड्स ने अपना सिर्फ राजदूत जरूर भेजा था और उस राजदूत का नाम है हेलियोडोरस, जो अभी पढ़ा था ना। और हेलियोडोरस ने क्या किया था? ज्यादा बात है ही नहीं। तो जो ये दोनों बातें लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अपन ने इसको पहले पीछे लिख लिया है। हाँ, चाहो तो लिख लो, मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। ये समझ में तो आया ना ये क्या चीज है? सही है। क्या? नहीं, ये वाला चैप्टर कंप्लीट कराना, मौर्योत्तर काल। तो अपना टॉपिक तो कंप्लीट कराना ना, 13 मिनट में तो हो जाएगा। कोई नहीं, ये तो लिख लिया क्या? इधर देखो, इधर देखो, इधर सुनना। ये तो कौन सा हो गया आपका? इंडो ग्रीक हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक आता है आपका शक, ठीक है। शकों की यहाँ पे भारत के अंदर 5 शाखाएं आती है। कितनी शाखाएं आती है? 5। कितनी है? 5। लेकिन अपन को 5 को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बेफालतू की जो रामायण है वो अपन नहीं करेंगे जबरदस्ती की। 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं जैसे कौन कौन सी है? एक तो आपकी अफगानिस्तान की तरफ पड़ जाएगा, ठीक है, काबुल कंदार वाला जो एरिया है उधर, ठीक है। दूसरा आपका है तक्षशिला वाला एरिया, ठीक है। तीसरी आपकी मथुरा, एक उज्जैन है और एक है आपकी नासिक, ठीक है। तो मथुरा वाली जो ब्रांच है, शुरुआत वाली जो 2 है उनको उससे कोई मतलब है नहीं। मथुरा वाली जो ब्रांच थी उसका एक राजा हुआ करता था शकों का। उसको यहाँ का एक लोकल राजा था भूमिपाल देव वर्मा। उस राजा ने उसको पराजित किया, मथुरा वाले शक शासक को। और मथुरा वाले शक शासक को पराजित करने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। किसकी उपाधि धारण करी? विक्रमादित्य की। और 57 बीसी के अंदर विक्रम संवत चलाया था, ठीक है। कौन सा संवत चलाया? विक्रम संवत चलाया। क्लियर है ना? तो देखो इसकी 5 ब्रांच है, 5 ब्रांचों के नाम लिख देता हूं मैं। एक तो है आपकी अफगानिस्तान के अंदर, दूसरी पाकिस्तान के अंदर तक्षशिला है, एक मथुरा में है, एक उज्जैन में है और एक नासिक के अंदर है। 5 ब्रांच है इनकी। 5 ब्रांच में से अपन को अफगानिस्तान वाली और तक्षशिला वाली जो है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मथुरा वाली के बारे में देख लेते हैं। मथुरा ये नाम लिख देता हूं मैं। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3, 4, 5, यानी शकों की 5 शाखाएं थी। क्या थी? 5 शाखाएं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। 5 शाखाएं थी। इनमें से मथुरा वाली जो शाखा है, तो यहां का एक शासक था देवपाल भूमि वर्मा। देवपाल भूमि वर्मा ने मथुरा के शक शासक को पराजित करके, मथुरा के शक शासक को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। किसकी उपाधि धारण करी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। और 57 बीसी में विक्रम संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया है? विक्रम संवत चलाया। ये वाला तो क्लियर हो गया, ठीक है। नासिक का अंदर अभी अपन ने देखा था नहपान, ठीक है, जिसको जीपीएस ने हराया। जीपीएस ने हराया। जीपीएस कौन है? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी है। अभी देखा था नहपान को जोगल थंबी से 8000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। क्लियर है? समझ में आ गया? बच गया कौन सा? उज्जैन वाला। उज्जैन वाला जो शासक है इसमें आपको एक ही नाम याद रखना है, रुद्रदामन, जिसकी बेटी के साथ विवाह किया था जीपीएस के बेटे का। तो रुद्रदामन जो है इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का बताया तो था, पुनः
निर्माण गुजरात के अंदर पुष्यगुप्त मित्र ने करवाया था ना, पुष्यगुप्त मित्र ने गुजरात के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। फिर हाँ, रुद्रदामन ने किससे कह करके करवाया था? सुविशाख की देखरेख में, सुविशाख की देखरेख में। इधर देखो, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने, किसकी देखरेख में? सुविशाख की। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे कौन से हो गए? शक कंप्लीट हो जाते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा रहे, जो जो पॉइंट है याद रखने वाले वही लिखवाए है ना। एक बचता है अब लास्ट आपका पहलव और कुषाण, है ना। 2 वंश और बच रहे ना। नहीं, अभी अभी हो जाएंगे, देख तुरंत। ये लिख लिया क्या? पहलव और कुषाण है वो, जो अभी 2-2 लाइन लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। इससे क्या होगा? मौर्योत्तर काल एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा अपना ना। इधर देखो, नेक्स्ट है आपका पहलव। पहलव के अंदर आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। इसके अंदर एक राजा होता है गोंडो फर्नीज, ठीक है। कौन सा राजा है? गोंडो फर्नीज है। इसके जमाने का एक अभिलेख है, तख्त ए बही अभिलेख, तख्त ए बही अभिलेख, जो कि पेशावर से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? पेशावर से, ठीक है ना। इसके जमाने के अंदर भारत में पहली बार ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया, सेंट थॉमस भारत आया। बस ये बात इसके में याद रखनी है। गोंडो फर्नीज के जमाने का एक अभिलेख है, तख्ते वही अभिलेख, उससे इसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। और इसके जमाने में क्या हुआ था? सेंट थॉमस भारत आया था। नेक्स्ट आता है आपका कुषाण वंश। तो एक एक लाइन ही तो लिखवा रहा हूं। चलो ठीक है, कुषाण वंश बच रहा, उसको कल पढ़ेंगे ना।